हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड का जो ऑफिशियल पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं 2023 के लिए, जो उन्होंने लॉन्च किया था। पूर्णांक 70 नंबर का समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। इस वीडियो में मैं इसका डिटेल में सोल्यूशन देने वाला हूँ। बाकी मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को जरूर देखना। वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड अ में आपको मिलेंगे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, और मैं प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न का कारण सहित उत्तर दूंगा। कह रहे हैं एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है। देखो, अगर परिमेय संख्या पी बट्टे क्यू के रूप में होती है, ठीक है ना, ये इसका परिमेय प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। ठीक है, मैं काउंटर एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने 1/3 लिखा, ये क्या है, अशांत है। और मैंने 1/10 लिखा, या आप 3/10 लिख दे, कुछ भी सपोज करो, 3/10 लिखे, ये क्या है, शांत है। ठीक है, पी बट्टे क्यू के रूप में परिमेय संख्या है, तो शांत और अशांत दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, मतलब ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे हैं एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है। परिमेय संख्या जैसे कि 2 हो गया, अपरिमेय संख्या जैसे कि √3 होगा, 2 × √3, ये कैसी संख्या है बच्चों, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो सदैव अपरिमेय संख्या होती है, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे रेखा x = 0 और इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा, बिंदु निकालना है प्रतिच्छेदित, यानी कि बिंदु में x निर्देशांक और y निर्देशांक होते हैं। x का मान 0 यहाँ रख दो, x के जगह पे क्या रख दो, 0। हल करो, 2 × 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3y 12, 3 चक्के 12, तो y का मान आ गया 4। तो बिंदु x तो हमें 0 दे रखा, तो y का मान मिल गया 4, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होती है। यानी कि शेषफल बोले ना क्रमशः, तो 70 में से 5 घटाओ 65, और 125 में से 8 घटाओ यानी कि 117, कितना, इनका क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि HCF निकालना है। ठीक है, तो 65 का गुणनखंड अगर करेंगे आप, तो 65 को काटो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13, और 117 है, इसको गुणनखंड करो तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। तो 65 को मैं लिख सकता हूँ किस तरीके से, 5 × 13, और 117 को लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 2, 13 1, तो दोनों में 13 है, तो HCF क्या आ जाएगा, 13। कोई भी डाउट दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। कह रहे समीकरण ये जो है और ये जो समीकरण है का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान, कोई भी हल का कंडीशन क्या होती है, A1/A2, समांतर की कंडीशन होती है B1/B2 और बराबर ना हो C1/C2 के। A1 क्या है, x का गुणज 2, A2 क्या है, इधर x का गुणज 3, B1 क्या है, y का गुणज a, एंड B2 क्या है, -5। तो -5 दूनी 10 बट्टे में है क्या, 3, तो ए का मान अगर 10/3 हो माइनस के, ठीक है, -10/3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये जो द्विघात समीकरण है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले अगर दिए गए समीकरण का विविक्तकर 0 से कम है, तो अगर प्रकृति के बारे में पूछा है तो विविक्तकर निकालना पड़ेगा। डी सूत्र होता है B² - 4AC। देखो यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है बच्चों, 2, बी के स्थान पर -4 और सी के स्थान पर 3 है कि नहीं। तो यहाँ पर रखेंगे बी का मान क्या, -4 वर्ग, 4 ए का मान है 2 और सी का मान है 3, है कि नहीं। तो 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो घटाएंगे तो -8 आएगा। तो डी का मान -8 है। ठीक है, दिए गए समीकरण का विविक्तकर 0 से कम है, बिल्कुल कम है, -8। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि नेगेटिव आया है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, सही है। समीकरण का विविक्तकर 0 गलत, समीकरण के मूल वास्तविक है, गलत। तो ऑप्शन ए और बी सही है, ए और बी कथन सही है, तो ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष AOB दे रखा है, इसका विकर्ण क्या होगा। देखो आयत बोला है ना, ये आयत में बना के दिखाता हूँ। आयत आप जानते हैं जिसके आमने सामने की भुजा
बराबर हो आयत और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। तो हमें ए दे रखा है, ये ए है 0,3, ये ए ओ है फिर 0,3, ये भी है 0,3, फिर बी है आपका 5,0 और डी पता नहीं। हमें विकर्ण निकालना, विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, ये है विकर्ण ए बी, ए और बी के बीच की दूरी, हमें ए बी निकालना है कि नहीं बच्चों। सूत्र पे आ जाओ, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 बचेगा, -5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, ठीक है ना। तो ये आ गया √34। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि समीकरण का एक मूल 1/2 हो तो k का मान क्या होगा। जो मूल होता है बच्चों वो समीकरण को संतुष्ट करती है, यानी कि x बराबर 1/2 इसको संतुष्ट करेगी। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं 1/2 रख देता हूँ, ठीक है। आगे हल करूँगा तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और ये -5/4। अब ये देखो प्लस का k/2 इधर आके माइनस का k/2 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो लॉस छुपा के आ जाएगा 4, जब नीचे से सेम रहता है ऊपर वैसा का वैसा आ जाता है, जुड़ता है घटता है, यहाँ घटाने का चिन्ह है, माइनस का k/2, ठीक है। ऊपर से क्या बचा -4, यहाँ है 4, माइनस का k/2, ठीक है ना। 4 1 कम 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2, तो k का मान क्या हो जाएगा 2 प्लस के 2। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं? यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, उपयुक्त दोनों। तो ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है, यानी कि आंसर आपका सही हो जाएगा तीसरा वाला, उपयुक्त दोनों, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाऊँ। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में, देखो बच्चों मैं समकोण त्रिभुज बना के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें C कोण 90 है, ये C वाला 90 है, तो ये C है, यहाँ कहीं पर B होगा, यहाँ कहीं पर ABC, सिमेट्री आ गई। हमें बोला कि AC 3 है, AC 3 सेंटीमीटर है और BC 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो C से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी, माध्यिका की माप क्या होगी वो हमें बताना है। तो इस माध्यिका, ये अगर हम डालते हैं, ये जो माध्यिका हो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई मैंने L मान ली। तो सबसे पहले ये भुजा निकालनी पड़ेगी। देखो बच्चों जब ये भुजा निकालोगे तुम पहले AB, तो C के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण कैसे निकलता है, 3 का स्क्वायर करोगे और ये 4 का स्क्वायर करोगे, जोड़ोगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा √25, 25 का वर्गमूल 5। तो AB हो जाएगा 5, इसको D मान लो, आपको CD निकालना है, ठीक है। तो ये AB 5 है, अगर ये माध्यिका है ना, माध्यिका क्या करता है इस भुजा को और इस भुजा को समान हिस्सों में बांट देता है, ये वाला क्या हो जाएगा 5/2 आधा हो जाएगा। अब ये 4 है, ये माध्यिका है, हमने यहाँ डाला था, इस पर ये लंब होता है, तो ये CD आपको ज्ञात करना है। ये लंब है तो कर्ण हो जाएगा, 90 के सामने बोले कर्ण, कर्ण का जो वर्ग होता है वो माध्यिका L का वर्ग प्लस 5/2 का वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, ठीक है। ये 5 इधर आके प्लस का माइनस हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4 और यहाँ L² लॉस पर ले लो, 16 चौको 64 माइनस की 15, सॉरी 25, घटाओगे कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, 39/4, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ये आपका L² है। तो L निकालना है, अंडर में आ जाएगा 39/4, सही गया ना, घटाया हमने, हासिल लेगा 16 चौको 64, ठीक है। और ये 25 है, ठीक है। और एक बार चेक करना सही होता है ना, ठीक 14 में से 5 घटाएंगे 9 और 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। सो ये चीज़ आ गई, 49/4 होता तो सही हो जाता। अब देखो ये 39 है ना, और बट्टे में 2 है, तो अब काउंटर एग्जाम्पल देखो, इसका कह रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर होगा,
4 सेंटीमीटर होगा, इम्पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है आंसर लाने में ना, ये क्वेश्चन आप ऐसे स्किप कर सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। अगले प्रश्न में आ जाऊँ। ये पहली अगले प्रश्न में क्या बोला, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखो क्या बोल रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एक समचतुर्भुज ये है, मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। समचतुर्भुज में क्या होता है ना, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु इसके बीच का कोण 90 अंश का नहीं होता, और ये विकर्ण भी अलग अलग होती है इसमें समचतुर्भुज में। और परंतु ये विकर्ण, ये जो कटान बिंदु होते हैं इसको बराबर हिस्सों में बांट देती है। विकर्ण की लंबाई ये 16 है, ये अगर 16 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, उसका आधा 8 हो जाएगा। अगर ये पूरा 12 है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आधा हो जाएगा 6, और यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। ये भुजा है, क्या है, ये सामने वाली भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये देखा जाए तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण है। कर्ण कैसे निकालते हैं, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना, जोड़ दो अंडररूट में, 64 36, आंसर आ जाएगा 100, 100 का वर्गमूल 10। तो जो समचतुर्भुज की भुजा की माप होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। क्या 10 सेंटीमीटर आंसर में है, चेक करके देख लेते हैं, बिल्कुल है, ठीक है। इससे पहले वाला थोड़ा सा अजीब है, बाकी तो सारे ही सही हैं। कह रहे दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 में है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जब भी आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है ना, समरूप है, तो जो भी आपको त्रिभुजों की अनुपात दे रखे हैं, अनुपात का मतलब बट्टे में उसका वर्ग कर दो बस। 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, तो आंसर आ जाएगा 16:81। ऑप्शन नंबर चौथा। अगले प्रश्न पे आ जाइए, देखो बच्चों, 4 tan थीटा का मान 3 है, तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये 4 गुणे में के बट्टे में आ गया, है कि नहीं। अब देखो tan कब आता है, जब साइन के बट्टे में कॉस हो, तो मैं क्या करूँगा, हर एक पद में ना कॉस से भाग दे दूंगा, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 4 है, साइन के बट्टे में कॉस, हर एक पद में, ऊपर भी और नीचे भी, तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे लिख देता हूँ, साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, तो 4 tan थीटा, और ये कट के क्या आ जाएगा 1, नीचे भी वही आ जाएगा, बस प्लस आ जाएगा, ठीक है। कट के 1, tan थीटा का मान पता है, यहाँ रख दीजिए 4, tan थीटा का मान है 3/4 माइनस 1, 4 3/4 प्लस 1, 4 से 4 घटाऊँ, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, है ना, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका मान बहुत ही सिंपल है, देखो आपको पता है साइन और कॉस है, ठीक है, तो 75 और, क्योंकि MCQ है तो आपको ट्रिक से करना है, डायरेक्ट सॉल्व करके नहीं दिखाना है। 90 आता है, तो यानी कि इनको काटेंगे तो ऊपर नीचे कट के क्या आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ बढ़िया करके। आपको एक वृत्त दे रखा है, ये आपका वृत्त है और ये आपका एक वर्ग है, ठीक है। माने वृत्त की त्रिज्या r है और वर्ग की भुजा a है। हमें क्या बोला है कि जो वृत्त का परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है कि नहीं। तो इसका परिमाप होता है 2πr, इसका होता है 4 गुणा भुजा, भुजा है a, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये 2 गुणे में के बट्टे में आ गया। तो a का मान मैंने r के पदों में निकाल लिया। हमसे क्या बोल रहे हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। पहले वृत्त है फिर वर्ग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, πr², अनुपात का मतलब बट्टे में, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, ठीक है। a का मान रखो, a का मान है πr/2, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ खोलेंगे π² r², 2 का वर्ग 4, बट्टे का 4 ऊपर आ जाएगा, r² से r² कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, है ना। तो ऊपर 4 आ गया, नीचे क्या बचा, सिर्फ पाई। पाई का मान क्या होता है बच्चों, 22/7, बट्टे के साथ कहाँ जाएगा, ऊपर, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 1 कम, 7 दूनी 14, बट्टे 11,
तो आंसर आ जाएगा 14:11। देखते हैं 14:11 है कि नहीं। 14:11 ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आगे आ जाओ, कह रहे हैं दो गोले का आयतनों का अनुपात इतना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। दो गोले हैं आपके पास, गोला है ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है, ठीक है। इसकी त्रिज्या मैंने मान ली थी कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या मैंने स्मॉल आर मान ली, ठीक है। इस ये जो गोला है इसका आयतन और इसके आयतनों का अनुपात V1/V2। आयतन क्या होगा इसका, गोला है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। सेम टू सेम चीज़ इकट्ठा, R/R दोनों की घात 3 है, ये है। इनके आयतनों का अनुपात दे रखा है 64/27। तो 64/27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4/3 की घात 3। 4 को 3 बार गुना करोगे 64 आएगा, 3 को 3 बार गुना करोगे 27 आ जाएगा। 3 से 3 हटा, घातों की तुलना करने पर R/R का जो मान है वो 4/3 है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल करेंगे। हमें क्या बोले, उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि इसका क्या है, इसका होगा 4πr² और इसका होगा 4πr²। 4π से 4π घटा, मैं इसको लिख सकता हूँ R/R का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है। R/R का मान कितना है हमारे पास, 4/3। स्क्वायर कर दो, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16:9। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्या, 1 विषम संख्या, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, कितनी संख्या है, 5। 5 से भाग दे दो, माध्य निकालना है ना, जोड़ो, 9 और 1 10 और ये 20, 5 25/5, 5 बचे 25। तो आंसर आ गया 5। कितना आपका आंसर है, 5 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। अगले में आ जाओ, कह रहे माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। बहुभुज, आयत, इनमें से कोई नहीं। तोरण, तोरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है माध्यिका। कह रहे कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, माध्यिका क्या होगी। तो एक संबंध होता है, हर बार ये प्रश्न आता है कि बहुलक जो होता है 3 माध्यिका -2 माध्य के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें बहुलक दे रखा है 45, ठीक है। माध्यिका हमें निकालनी है, माध्यिका को मैं x बोल देता हूँ और माध्य मुझे दे रखा है 27, ठीक है। तो नेगेटिव 27 दूनी क्या होता है 54, प्लस का 54 और माइनस का 54 इधर के प्लस का 54 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 3x, देखो 4 और 5 9, 4 और 5 9, 3x, 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो जो माध्यिका का मान होगा वो 33 होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कह रहे वर्गीकृत आंकड़ों की अधिक से प्रकार और कम प्रकार की संचय बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का क्या प्राप्त होता है, माध्यक प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, माध्यक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब खंड ब पे आते हैं। अब सारे वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिनको कॉपी में हल करना है, और अब आपको मैं दिखाऊंगा कि कॉपी में कैसे हल किए जाते हैं प्रश्न को, ठीक है, डिटेल में। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। सभी खंड करने हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न है। कह रहे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, ये कथन सत्य है या असत्य है। अब जो भी चीज़ है आपको काउंटर एग्जाम्पल देके अपना आंसर देना है। देखो तो यहाँ पे आ जाते हैं, पहले का क है, देखो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे, एक x होगा तो दूसरा क्या होगा x+1। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उनके बीच 1 का अंतर होता है, ये 2 हैं। अभी गुणा करने पे इनको गुणा करना है और बताना है कि 2 से विभाजित है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं काउंटर एग्जाम्पल लेता हूँ अपने आंसर को प्रूफ करने के लिए। माना x बराबर 2 ले लिया, इसलिए x तो 2 हो गया, x+1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। प्रश्नानुसार
सिंपल तरीके से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा हट के प्रश्न आया है। प्रश्नानुसार क्या बोले, गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल क्या बोला गया है, x+1, यानी कि 2 और 3, 2 3 6, 6 आ गया, ये 2 से कट रहे हैं, 2 3 6। स्पष्टता, स्पष्टतया 2 से विभाजित है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल वे में यहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। क्या यदि कॉट थीटा का मान 7/8 हो तो इसका मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कौन नंबर हमें क्या दे रखा है बच्चों, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, और हमें क्या ज्ञात करना है, चूंकि 1 + sin थीटा गुणे में है 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा गुणे में है 1 - cos थीटा। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे सूत्र के रूप में a + b a - b, ऊपर भी नीचे भी, तो सूत्र जो भी है वो लगाना है हमें। हम जानते हैं a + b और a - b का जो सूत्र होता है वो होता है a² - b²। तो लगा देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और 1 का वर्ग 1 होता है, ये हो गया sin² थीटा। वर्ग हमेशा साइन कॉस का होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है। थीटा का थीटा स्क्वायर मत लिख देना, 1 - sin, यहाँ पर फिर सर्वसमीकरण लग रही है। आप जानते हैं 1 - sin² क्या होता है, cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos² थीटा बट्टे में sin² थीटा। तो cos बट्टा साइन, cos थीटा बट्टे साइन, दोनों में स्क्वायर है ना, टोटल का स्क्वायर लगा दो। cos बट्टा साइन क्या होता है, cot थीटा, और आपको प्रश्न में दे रखा है cot थीटा का मान। cot थीटा का मान क्या है, 7/8 रख दीजिए यहाँ पर, 7/8 स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, यानी ये आपको आपका आंसर मिल गया। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है पूरा। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है, तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज़ हमसे बोला गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, पहले का गो। एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। हमसे क्या बोला गया, एक शंक्वाकार पात्र है, इस शंकु के आकर चित्र बनाना, चित्र बना के दिखाओ मस्त, जो कि पानी से लबालब भरा है। और इस पानी के ना, इसको किस में डाला गया, एक बेलन में डाला जाता है। ये हमारे पास एक बेलन है, इसके अंदर के पानी को ना इस बेलन में डाला जाता है। ठीक है, प्रश्न में ये दे रखा है हमें कि जो शंक्वाकार है ना, इसकी जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 10 सेंटीमीटर है, और इसका जो व्यास दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना पानी चढ़ता है, माना पानी की ऊंचाई h है, बेलनाकार में कहाँ तक चढ़ता है, h ऊंचाई तक चढ़ता है, और शंकु की जो ऊंचाई हमें दे रखी है प्रश्न में, वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दिया है शंकु का व्यास 10 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या स्मॉल r से दिखाते हैं, व्यास का आधा होता है 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हमें क्या दे रखी है, स्मॉल h, ये दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम मान लेते, फिर हमें क्या दे रखा है, बेलन का व्यास ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। माना बेलन में
पानी की ऊंचाई, जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ, कैपिटल एच है, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। अब यही पानी इसके अंदर डाला जाता है, इसके जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा, है कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि शंकु का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, मान रखेंगे स्मॉल आर का मान है 5 और एच का मान है 24/3, कैपिटल आर का मान है 10 गुणा 10, और हमें एच का मान ज्ञात करना है। 3 8 24, ठीक है। ये 10 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 8 बट्टे में, यहाँ 10 गुणा 10, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो बेलन में पानी कितना ऊपर चढ़ेगा, 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा। ये आपको आपका आंसर मिल गया, ठीक है बच्चों। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका आपको क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, आपकी आंखों के सामने करेंगे। टेबल बनाना है सबसे पहले। जब किसी विधि का उल्लेख नहीं किया है ना, तो आपकी मर्जी है, जो विधि आपको अच्छी लगे उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बट आना तीनों विधि चाहिए, माध्य निकालने के लिए पूछा गया। देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, वर्ग अंतराल दिया है, ये लिखेंगे वर्ग अंतराल। फिर हमें क्या दे रखा होता है, बारंबारता f, फिर हमें वर्ग चिन्ह निकालना होता है x। वर्ग अंतराल दे रखा है प्रश्न में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और यहाँ लिख देंगे कुल, ठीक है। ये मैं अंदाजे में नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न मैंने अपने साइड में रखा है, ठीक है, ये देख रहे हैं। फिर ये दे रखा है, ठीक है। हमारे पास क्या है, 2 7 12 15 8 और ये 6। एक्स कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ो आधा कर दो, है कि नहीं। तो 10 और 20, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। सब में अंतर समान है 10 का, 10 10 जोड़ते रहो। 15 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25, 35 45 55 65, कितना है 3 और 3 6। अब आपकी मर्जी है, सिंपल मेथड लगा दो, एफ एक्स, प्रत्यक्ष विधि, एफ और एक्स की गुणा। 15 दूनी 30, ठीक है, 15 दूनी 30 हो गया। 25 7 175, ठीक है। फिर आपको 12 को गुणा करना है 35 से, तो ये हो जाएगा 420। फिर गुणा करना है, 15 को गुणा कर देना है 45 से, तो ये हो जाएगा 675। फिर आपको गुणा करना है 8 को किससे, 55 से, तो ये हो जाएगा 440। फिर आपको गुणा कर देना 65 को किससे, 6 से, तो ये हो जाएगा 390, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स चाहिए, जोड़ो 5 10, ठीक है, यही जोड़ देते हैं। 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 3 10, 2 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 और 9, 23 और 9 कितना होता है बच्चों, 32, 32 और 1 33, हासिल लगा फिर से। अब 3, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21। ये हमें मिल गया सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ भी चाहिए आपको, देखो 12 और 8 20, 20 और 6 26, ठीक है,
गुणा में गड़बड़ मत करना, 12 और 8 20 26, ठीक है ना। 26 हो गया, 26 में आपको कितना जोड़ना है, ये 15 जोड़ दो तो हो गया 41, ये भी हो गया 7 48 और 2 50, तो सिग्मा एफ हो गया आपके पास 50। इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा एफ। हमने कौन सी विधि लगाई, प्रत्यक्ष विधि, सबसे आसान विधि होती है माध्य निकालने की, जिसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ एक्स कितना आया था, 2 3 1 0 बट्टे में 50, 0 से 0 कटा, 5 से भाग दोगे, 5 चौके 20, 3 हो गए, 5 दूनी 10, 0 बढ़ गया 5 36, तो आंसर आ गया 42.6, 42.6। ये हमें हमारा माध्य मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे बिंदु इतना और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में व्यक्त करता है। ये जो बिंदु है, इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में व्यक्त करता है, वो आपको बताना है। हर साल आता है ऐसा प्रश्न, और ये जो क्वेश्चन करें ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड ने खुद दिए हैं, तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में। ये ए बी रेखाखंड है आपका, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु है जो है कि -4,6, इस बिंदु का नाम पी दे दो। ए निर्देशांक दे रखा है -6,10, बी निर्देशांक दे रखा है 3, -8, ठीक है। किस अनुपात में व्यक्त करती है वो आपको निकालना है, तो हम बोल देंगे माना m1 अनुपात m2 में व्यक्त करती है, यही अनुपात निकालना है। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, इसे x बोल लो, इसे y बोल लो। फिर यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र से। अब आपकी मर्जी है, x लेके चलो, y लेके चलो। x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, ठीक है। x का मान क्या है, -4, m1 पता नहीं, x2 का मान है 3, m2 पता नहीं, x1 का मान है -6, m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, तिरछे गुणा करेंगे, 3m1 -6m2 -4m1 -4m2। m1 को एक तरफ लाओ, -4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, -6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 7m1 2m2। ये m2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, ये 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात, यानी कि m1 अनुपात m2 कितना हो गया, 2:7, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ो, कह रहे के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना 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 संरेखीय है, ये हमसे बोल रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 4 नंबर हमसे क्या बोल रहे हैं, 3 बिंदु है हमारे पास, ए है हमारे पास 2,3, बी हमारे पास है 4, के, एंड सी हमारे पास है 6, ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, x3, ये y3 है, ठीक है। चूँकि ए बी सी संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, 0 होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। मान रख दीजिए, देखो ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, तो 1/2 का काम खत्म। x1 का मान 2 है, y2 का मान k, y3 का मान -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 का मान 4, y3 का मान -3, y1 का मान 3, x3 का मान 6, y1 का मान 3 और y2 का मान k। यहाँ से गुणा करो, 2 के 2 3 6, 6 चौके 24 माइनस के 6 × 18 माइनस के 6,
ठीक है, देखो 2 के से 6 के घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस के 4 के, और यहाँ से देखो 18 और 6 24, 24 में 24 के 0, तो यहाँ से माइनस का 4 के इधर के प्लस के 4 के हो गया 0, 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ गए, तो के का मान क्या आ जाएगा 0, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता, तो के का मान क्या आ जाएगा बच्चों 0। कहीं पे भी दिक्कत दुविधा हो एक बार दोबारा देखिए प्रश्न को। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से 5 खंडों को कीजिए। आपके पास बहुत सारे प्रश्न दे रखे होंगे जिनमें से किसी 5 को करना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करते हैं। कह रहे हैं ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण इतना संगत है, यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, पहले जांच करना संगत है कि नहीं। ग्राफ का क्वेश्चन मैंने बोला था आएगा, आ गया, हर साल आते हैं। तो अब आते हैं दूसरे के क पे, ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखो बच्चों क्या होगा, हमें दिया है, लिखेंगे ऐसे, एग्जाम में दिया है 2 समीकरण आपको जो दे रखे वो हम लिख लेते हैं। 2x + y - 6 = 0। दूसरा है 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, सो देखो हम अनुपात निकालना पड़ता है a1/a2। a1 का मान 2, a2 का मान 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। b1/b2, y का गुणज कुछ नहीं तो 1, इसका गुणज क्या माइनस के 2। तो ये चीज़ और ये चीज़ अलग, एक प्लस का माइनस का है, तो यानी कि चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनती है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी और केवल एक हल होगा। एक हल होगा, और जब हल है तो क्या होगा बच्चों, संगत है। संगत है पता चल गया। अब इसको ग्राफ विधि से हल करना है, और ग्राफ खींचने के लिए एक समीकरण से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। पहला समीकरण क्या है उसे हम लिख लेते हैं 2x + y, माइनस का 6 इधर के प्लस का 6 हो गया। बिंदु निकालना है, ठीक है, सिंपल सा समीकरण है। x का मान 0 मानोगे तो x छुप जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा 6, और y का मान 0 मानोगे तो y छुप जाएगा, 2 3 6, ठीक है, 2 से काट दोगे 2 3 6, 3 आ जाएगा, तो ये p बिंदु आ गई, q बिंदु आ गए, x, ठीक है। अब आ जाओ समीकरण नंबर 2 से। हमेशा x और 0 और y 0 से स्टार्ट करना, लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। समीकरण 2 क्या है, 4x - 2y, माइनस के 4 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 4। समीकरण 1 था, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ x यहाँ y, x का मान 0 रखोगे, x छुपा, 2 दूनी 4, माइनस के 2 आ जाएगा, ये माइनस है ना। y का मान 0 रखोगे, y छुप जाएगा, 4 1 कम 4, r बिंदु, ये h बिंदु, ठीक है। अब इसको आपको ग्राफ पेपर में हल करना है। कैसे हल करेंगे देखो, तो ये ग्राफ पेपर मैंने ले लिया बच्चों। बिंदु नज़र मारो, सबसे बड़ी बिंदु 6 है, वो भी y की, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। इसको मैंने बीचों बीच रखा, ठीक है। आपको पेंसिल से बनाना है, ये ध्यान रखिएगा, आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखना, वरना अगर किसी दूसरी चीज़ से बनाओगे तो आंसर नंबर कट जाएंगे, नहीं मिलेंगे। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर मेंशन करना है कि ये x अक्ष है, x का मान पॉजिटिव, इधर x का मान नेगेटिव, इधर y का मान पॉजिटिव, नीचे y का मान नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा केंद्र होता है। अब 1 सेंटीमीटर पे एक ले, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक
ठीक है, ये आ गए। तो बिंदु पे आ जाते हैं। पहला बिंदु हमारा क्या है कि भैया x पे 0 जाना है, y पे 6 जाना है। x पे 0, y पे 6, पहला बिंदु ये P हो गया। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है, x पे 3 जाना है और y पे 0 जाना है। x पे 3 चलो, x पे 3 और y पे 0, यहीं पे रुक जाना है। ये Q बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा खींच दो। खींचो रेखा यहाँ से और फिर समीकरण का नाम लिख देना है। समीकरण का नाम जो है वो है 2x, पेंसिल से ही बनाना है, ध्यान रखना, बराबर 6। अब आ जाओ दूसरा, x पे 0 y पे -2, x पे 0 y पे -2, यहाँ पर ये बिंदु है हमारा R। और अगला है x पे 1 y पे 0, x पे 1 y पे 0, x पे चला y पे 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। ठीक है, जैसे खींचा और अब इसको क्या करना, समीकरण का नाम लिख दो। ये क्या है, 4x माइनस के 2y बराबर 4। देखो ये जब किया तो यहाँ पर मुझे प्रतिच्छेदित बिंदु मिला। ठीक है, ये मेरा क्या है, प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित बिंदु। ठीक है, तो ये क्या कैसे चेक करते हैं, देखो यहाँ पे गया और यहाँ पे आए। x पे कितना गए 2, y पे कितना गए 2, तो ये प्रतिबिंदु को मेरा नाम t है तो मैंने t लिख दिया, 2,2, यही आपका आंसर है। यानी कि x में 2 और y में 2, x का मान 2 होगा, y का मान 2 होगा। ये आपको आपका आंसर मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, करते हैं, ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरे का ख। मैंने मान लिया, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y मान ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला गया है, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसके वर्ग और बड़े वाले के वर्ग छोटे वाला जब वर्ग घटाओगे तो अंतर मतलब घटाना कितना, 180 है। ये प्रथम शर्त में बोला गया है। ठीक है जी, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में ये बोला गया है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, यहाँ रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के 180 इधर के माइनस का हो जाएगा। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका गुणा जो 1 है ऐसे और इधर 180, दोनों को गुणा करना होता है। ऐसे दो संख्या लेने जिनके गुणा करने पे 180 आया और घटाने पे 8, 18 ढाई 180, 18 में से 10 घटाओगे 8 आ जाएगा। तो 18x माइनस का चिन्ह ब्रैकेट लगा के मान रखो, माइनस अंदर गुणा कर दो, 18x माइनस माइनस प्लस, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा। पहले जोड़े से बच्चों x उभयनिष्ठ है, एक्स स्क्वायर से x बाहर निकालेंगे, x बचा, x बाहर निकालेंगे तो यहाँ माइनस 18 बचा, 10 निकालोगे यहाँ से x बचा, 10 एक कम 10, 10 8 80। ये देखो दो बार सेम टू सेम आए, यानी कि आपने सही किया है बिल्कुल। जो दो बार है उसे हम एक बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है चिन्ह के साथ वो लिख देंगे। देखो इसको ले लो पहले, यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो प्लस का 10 इधर के माइनस का हो जाएगा। ये अमान्य है, क्यों, आपको सर ये अमान्य कैसे बोल दिया आपने, यहाँ पर जैसे ही मैं x का मान रखूँगा ना तो y का मान नेगेटिव में आ जाएगा, जो कि असंभव है। ठीक है, वाई स्क्वायर अगर अंडर पे नेगेटिव है तो नहीं निकल सकता वास्तविक मान। फिर आ जाओ, यदि x माइनस 18
बराबर 0, तो माइनस का 18 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, ये हमारा सही है। यानी कि जो बड़ी संख्या है वो 18 आएगी, छोटी संख्या कितनी होगी वो आप निकालना पड़ेगा। चूँकि वाई स्क्वायर है 8x, x का मान रख दो 18, तो 4 को लिख सकता 8 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, और इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 9, एक जोड़ा यहाँ से बढ़ना, तो y क्या आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2, यहाँ से जोड़ा है तो 2, और 9 का वर्गमूल 3, 4 3 12, तो y का मान आ जाएगा 12। तो जो छोटी संख्या होगी वो 12 होगी, और जो बड़ी संख्या होगी बच्चों वो कितनी होगी 18 होगी। ये आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्र वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। तो देखो कैसे करना है, करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है 4 सेंटीमीटर लो, 4 सेंटीमीटर का एक ले लीजिए, ये 4 पे रखा मैंने, और इसको हमको 0 तक ले जाना है। ठीक है, तो संकेंद्री वृत्त की रचना करने के लिए बोले ये रखते हैं। अरे यार चल जा भाई, मैं पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, आपको पेंसिल से ही बनाना है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मेरा केंद्र है। ठीक है, केंद्र का नाम मैंने O बोल दिया। अब दूसरा बनाना है आपको, कौन सा दूसरा जो लेना है 6 सेंटीमीटर लेना है। 6 सेंटीमीटर पर लेते हैं, इसको रखो 6 पे रखा, और इसको ले जाओ यहाँ से तक 0 तक। ठीक है, अब इसको यहाँ रखना है और एक वृत्त बना देनी है। ठीक है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, सारा चैप्टर करा रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम जाके देख सकते हैं। अब इस बिंदु से इस स्पर्श रेखा पर ना मतलब छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट ले लो यहाँ से कोई भी, यहाँ से इस वृत्त पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, इसको मिला दिया। इस पॉइंट का नाम मैंने बोला कि ये P पॉइंट है। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, इसका अर्धक निकालना होता है। एक नया सेंटर चाहिए हमें, अर्धक आधे से ज़्यादा ले लिया, यहाँ से एक चाप काटा और यहाँ से एक चाप काटा थोड़ा बड़ा, उसी को बिना हिलाए डुलाए यहाँ पे रखा हमने, यहाँ से एक चाप काटा और यहाँ से एक चाप काटा, और फिर हम क्या करेंगे, इस कटान बिंदु को मिला देंगे। ये जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिलाती हुई रेखा खींचेंगे, एक नया केंद्र आ जाएगा, इसे O डैश बोल दो। O डैश को केंद्र मानते हुए और इसको त्रिज्या लेते हुए देखो, ठीक है, एक वृत्त की रचना करनी है जो इन दोनों बिंदुओं से होते हुए जाएगा। ठीक है, गया, जैसे ही आपने गया ना, यहाँ पे कटान बिंदु मिला वृत्त पर, और यहाँ पे कटान बिंदु मिला, इस कटान बिंदु को मिला देना है इससे। ठीक है, इसका नाम आपने A दे दो, इसका नाम आप B दे दो। ठीक है, B तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, यहाँ से इसको मिला दो। आप जानते हैं और प्रमेय 10.2 के अनुसार चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा होगा आपने कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ऐसी बेवकूफ़ी मत कर देना कि इसका माप कुछ और लिख रहे हो और इसका माप कुछ और लिख रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ लिख देना प्रमेय 10.2 से PA बराबर क्या होता है PB, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। एक मापना और दोनों को वही लिखा देना। ठीक है, अलग अलग मापने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ 0 से स्टार्ट करूँ तो ये जा रहा है 4.5 तक, 4.5, तो दोनों की लंबाई होगी 4.5 सेंटीमीटर। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, एक एक क्वेश्चन करा रखा है एनसीईआरटी का, जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे 2 खंभों जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदु, पाद समझते हो जो पीछे से निकलता है ना, वो नहीं, पाद मतलब पैर, बिंदु के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो खंभे हैं 2, ठीक है ना, अब खंभे हैं तो हवा में तो लटकेंगे नहीं, ज़मीन पे ही रहेंगे। ये ज़मीन है। ठीक है, ये ज़मीन है, ज़मीन पे 2 खंभे
खड़े हैं, एक छोटा खंभा एक बड़ा खंभा, एक छोटा खंभा है 6 मीटर का और एक बड़ा खंभा है 11 मीटर का। ठीक है, इनके जो ऊपरी सिरे हैं, ये जो ऊपरी सिरे है, इसका ऊपरी सिरे की जो दूरी है ना, कह रहे वो हमें ज्ञात करना है। शायद कह रहे हैं 6 मीटर। ये 6 मीटर का खंभा है और ये 11 मीटर का खंभा है। ठीक है, और इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो कितनी है ना, 12 मीटर है। ठीक है, तो इनके ऊपरी सिरों की दूरी A B C D, तो आपको A B ज्ञात करना, ऊपरी सिरों की बीच की दूरी कितनी होगी वो आपको ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूँगा ना, इसके समांतर एक रेखा लूँगा यहाँ से। ठीक है, समांतर लिया है, ध्यान रखना, ये ले लिया। अगर ये इस बिंदु का नाम मैंने D दे दिया, अगर ये AD 6 है तो DCB कितना होगा, 6 होगा। ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 5, क्योंकि कुल लंबाई कितनी है, 11 है। अगर ये 12 है तो ये भी कितनी होगी, 12 होगी। और यहाँ सब 90 होता है ना, समांतर लिया है। अब देखो बच्चों, ये 12 है, ये 5 है, आपको ये निकालना है। तो क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, हल हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ADB में, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है मेरा, AB, बाकी क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। AB मुझे क्या, AD मुझे दे रखा है 12, 12 का वर्ग, BD 5, 5 का वर्ग, 144 प्लस 25 169। तो AB क्या आ जाएगा, 169 का अंडर रूट, इसका अंडर रूट कितना होता है, 13। तो AB का माना जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो दोनों खंभों की ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों, 13 मीटर, यार सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूँ, माफ़ करना, 13 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। किसी स्कूल की कक्षा 10 के 51 लड़कियों, 51 बोल दी, यानी कि F का कुल योगफल 51 है। ऊंचाइयाँ एक सर्वेक्षण दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं, माध्यक ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही जानदार है, कई बच्चों को कंफ्यूज रहता है, सर हमें माध्यक संचयी बारंबारता दी गई है या फिर बारंबारता दी गई है, हमें पता ही नहीं चल पाता। तो बच्चों यहाँ 51 बोल दिया गया है और यहाँ पर लास्ट में 51 दिख रहा है, यानी कि ये जो आंकड़ा है आपका संचयी बारंबारता का दिया गया है और आपको संचयी बारंबारता की मदद से F का मान निकालना पड़ेगा और फिर हल करना पड़ेगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम टेबल बनानी पड़ेगी, उसके लिए हम खींचते हैं लकीर। लकीर, एक बचपन में मूवी देखी थी हमने लकीर, आपने देखी कि नहीं कमेंट करके बता दो। और बाकी बच्चों मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ज़रूर देखना। और इस वीडियो को आपको दबा के शेयर करना है ताकि हर बच्चे को इसका फ़ायदा मिल पाए। 3 चीज़ें चाहिए होती है, एक तो देखो वर्ग अंतराल है हमारे पास, एक संचयी बारंबार तो ऑलरेडी दे रखी है हमें बार, ओके ये चीज़ है। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ हमारा बारंबारता आएगा और संचयी बारंबारता में दे रखी है। वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ जरा लिख लेते फटाफट। पहला दे रखा है 140 से कम, फिर क्या है 145 से कम। अच्छा कम कम है तो आप भी कम कम लिखोगे क्या, नहीं, 40 से कम है तो 140 से 145 लिखना, ठीक है ना, 5 का अंतर है। अगला वाला लिखोगे 140 से 145, फिर आ जाएगा 145 से 150, ठीक है, फिर आ जाएगा 150 से 155, 5 का अंतर है, 155 से 160, कितना है 3 3 6, 3 हो गया 2 5, और फिर 160 से 165, इतना ही दे रखा है। और संचयी बारंबारता 4 11 29 40 46 51, ये हमें दे रखा है। अब क्या लॉजिक होगा, अगर आपको संचयी बारंबारता निकालना है, उसके लिए क्या होता है कि जो पहला वाला है वो वैसा का वैसा ही रहेगा 4। अब नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओगे, 11 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा 7, 9 में से 1 घटाओगे
8, 2 में से 1 घटाओगे 1, 18। 40 में 2 से घटाओगे 11 आ जाएगा। 46 में 40 घटाओगे 6 आ जाएगा। 51 में से 46 घटाओगे 5 आ जाएगा। ये आपको संचय बारंबारता मिल गई। ओके बच्चों, अब हमें कुल चाहिए होता है। नीचे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो यहाँ लिख दोगे कुल। इन सबको जोड़ोगे ना 51 आएगा। पहले ही प्रश्न में बोल दिया कि 51 है, यहाँ 51 है, यहाँ 51 है, सब में सही है। मतलब इसको क्या बोला जाता है? इसको n बोला जाता है ना। अगले स्टेप में क्या चेक करते हैं? n/2, n/2 यानी कि 51/2। 51/2 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 25.5 आया। आपको 25.5 से जस्ट ज़्यादा ढूंढना होता है CF में। 29 तीसरे नंबर पर है, इसी के सीध में तीसरे नंबर में आगे बढ़ो। तो ये हमारा क्या है? माध्यक वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि माध्यक वर्ग हमारे पास कितना है? 145 से 150। ठीक है, और ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। तो L का मान क्या हो जाएगा? 145। H का मान क्या होगा? इनके बीच का अंतर 5 का अंतर है सब में। ठीक है, और ये F के कॉलम में तो ये F होता है। F हमारे पास 18 है, और आपने यहाँ से ढूंढा था, जहाँ से ढूंढा था उसके जस्ट ऊपर वाला आपका CF होता है। तो CF आपके पास क्या है? 11 है। ठीक है, माध्यक के सूत्र में आ जाओ, इसलिए माध्यक बराबर, ठीक है, माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस का CF गुणा H/F। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, हल करेंगे। L का मान क्या है बच्चों? 145। n/2 आया था 25.5। CF हमारे पास 11 है, H का मान हमारे पास 5 है, और F का मान हमारे पास 18 है। मान रख दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है? 145। 25.5 से 11 घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4, 14.5 ऊपर गुणे में 5 बट्टे में 18। 14.5 को गुणा करना है 5 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 72.5 बट्टे 18। ठीक है, इसको आपको फिर भाग देना है किससे? 18 से। तो दशमलव के 2 स्थान तक लेना, 18 चौके 72, दशमलव के 2 स्थान तक मैंने भाग दे दिया। अब जोड़ो तो ये हो जाएगा 149.02 आंसर। ये आपको आपका माध्यक आराम से मिल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। ठीक है, अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। x और y का मान आपको ज्ञात करना है। ये जो x है और ये जो y है, ये मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चॉइस भी दे रखा था आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हल करते हैं। माध्य दे रखा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये NCERT का ही प्रश्न है। कि सबसे पहले क्या आता है? वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह। ठीक है, ये हो गया। सो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर हमारा आता है बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह। माध्य की बात हो रही तो प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान है, वही लगा रहा हूँ मैं। वर्ग अंतराल मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, बारंबारता मुझे दे रखी प्रश्न में 5x, 20, 15, y 5। x कैसे निकालते हैं बच्चों? इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, 10 का आधा 5 हो जाएगा। ठीक है, और सब में वर्ग अंतराल समान है, 10-10 का अंतर है सब में, तो ये हो जाएगा 15, 25,
35, 45, 55। अब आपको प्रॉपर गुणा करना है, ठीक है ना। गुणा आपको आना चाहिए। 5 बचे 25, यह आ जाएगा 15x, ठीक है बच्चों। और सिग्मा एफ क्या है, माध्यक दे रखा है आपको ना। ओ शिट, देखो पढ़ने में मुझसे भूल हो गई बेटा, पढ़ने में मुझसे भूल हो गई, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ये माध्य पढ़ रहा था मैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, माध्यक दे रखा है। मैंने माध्य पढ़ लिया जल्दबाजी में यार। ये तो और आसान क्वेश्चन है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। और ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है ये क्वेश्चन। इसमें ना बारंबारता का कुल योग आपको देना चाहिए और इसमें दिया नहीं है, और इसके बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये क्वेश्चन मिस्टेक है, माध्यक है ना, तो ये बारंबारता का कुल योग दिया जाना चाहिए था, जिसमें मिस्टेक है। एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, तो ये प्रश्न अगर आप देखेंगे तो 14.3 जो प्रश्नावली है एनसीईआरटी, अगर आप देखोगे खोल के, उससे पहले का उदाहरण है जो कि मैंने पढ़ा रखा है, और कई सारे मॉडल पेपर्स मैंने कराए वहाँ पे मैंने करा रखा है, तो वो आप वहाँ पे जाकर, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको हम नहीं कर सकते, आंसर आएगा ही नहीं 100 का, दिन भर करते रहेंगे तो भी, ठीक है। तो वहाँ से जाकर देख लेना। अब आते हैं बड़े नंबर के प्रश्न में, 6 नंबर वाले प्रश्न है। कह रहे निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। हर साल आता है ऐसा क्वेश्चन, हर साल, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। तो ये समीकरण नंबर आपका क्या है, 1, और ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। इसके बट्टे में x प्लस वाई है, इसके बट्टे में x प्लस वाई है, इसके बट्टे में x माइनस वाई है, इसके बट्टे में x माइनस वाई। तो मान लेंगे, माना 1 के बट्टे में x प्लस वाई को हमने a माना, व 1 के बट्टे में x माइनस वाई को हमने b माना, है कि नहीं। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1 से इस, तो देखो ये हो जाएगा 10a प्लस के 2b बराबर 4। थोड़ा सा सरल कर सकते हैं, 2 बनिष्ठ है, 2 पंजे 10, यहाँ से b 4, 2 दूनी 4, तो 5a प्लस b बराबर 2, समीकरण नंबर 3, ठीक है। यहीं पे थोड़ा कर देता हूँ। समीकरण अब 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, 2 से 15a माइनस के 5b माइनस के 2, समीकरण नंबर 3, 3 तो हो गया, ये 4। अब इन दोनों को हल करूं, समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है। 3 तथा 4 से 3 ये है, 4 ये है, हल करूं 5a। देखो बच्चों एक चीज़ हमें करनी है ना, ये b है और ये इसका गुणज b को अगर हटाना है तो इधर 5 है, 5 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 बचे 25a, 5b, 5 दूनी 10, इसका 15a माइनस के 5b माइनस के 2, विपरीत चिन्ह है, जोड़ेंगे 25 और 15 40a, 10 में से 2 घटाओगे 8, 8 एकम 8, 8 5 40, तो ये 5 बट्टे गुणे में है, इधर के बट्टे में आ गया, a का मान आ गया 1/5। a का मान किसी भी समीकरण में रख दूँ, समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। 3 क्या है, a का मान 1/5, 5 से 5 कटा, यहाँ 1 बचा, प्लस का 1 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो b का मान 1 आ गया। a और b के मान को यहाँ पर रख दो, ठीक है। चूँकि 1/x प्लस वाई हमारा क्या था a, और 1/x माइनस वाई हमारा क्या था b, रखते हैं। a का मान है 1/5, तो इससे गुणा करो, x प्लस वाई एकम x प्लस वाई, 5 एकम 5, समीकरण नंबर 5। b का मान 1 आया, 1 के बट्टे में हम 1 रख सकते हैं, x माइनस वाई एकम x माइनस वाई, 1 एकम 1, ठीक है। हमें एक्स वाई का मान चाहिए। समीकरण 5 और 6 को हल करो, हल करते हैं तो x प्लस वाई बराबर 5 और
एक्स माइनस वाई बराबर 1, जोड़ेंगे विपरीत चिन्ह, प्लस माइनस वाई कटा, एक्स और एक्स क्या आ गया 2x, 5 और 1 6, 2 3 6, एक्स का मान है 3, पहला आंसर। एक्स प्लस वाई आपका 5 है, एक्स का मान आपको 3 मिला है, तो प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 2। ये आपको दूसरा आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, या तो ये करना है या फिर ये करना है, ठीक है। तो अब दूसरा वाला करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। अथवा वाला कर रहे हैं अब हम। कह रहे हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष आयु के व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लेते माना रहमान की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले क्या आयु पूर्व, मतलब पहले 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, अभी x से पूर्व में घटाते हैं, पश्चात में जोड़ते हैं, ठीक। पहले घट जाएगा, अभी तुम्हारी आयु 10 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले 7 थी, और 2 वर्ष बाद कितनी होगी 12, और 5 वर्ष पश्चात या बाद रहमान की आयु क्या हो जाएगी 5 जोड़ देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नानुसार प्रश्न में ये बोला गया है कि ये जो आयु है ना, इनका जो व्युत्क्रम है, इसका व्युत्क्रम मतलब 1 के बट्टे में अगर जोड़ देते हैं ना तो क्या आ जाता है 1/3 आ जाता है। लॉस पर क्या आ जाएगा x माइनस 3 x प्लस 5, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, x और x क्या हो जाएगा बच्चों 2x, 5 में 3 घटाएंगे 2, x गुणा x स्क्वायर, 5 में से 3 घटाएंगे 2x, 2 3 बचे 15, तिरछे गुणा करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3 से गुणा करोगे 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6, प्लस का 2x माइनस के 15, ये प्लस का 6 इधर के माइनस, ये प्लस का 6 इधर के माइनस का 6, ठीक है। आगे हल करेंगे, 2 में से 6 घटाएंगे माइनस के 4x, 15 और 6 21, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करना है, आपकी मर्जी है, जिस भी विधि से हल करो, ठीक है। गुणनखंड विधि से ही करते हैं। देखो 2 संख्या लेंगे, इधर 1 है, 1 के 21 से गुणा करेंगे 21 आ जाएगा, और 21 से ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 21 आए और घटाए तो 4 आए, तो 7 और 3, देखो बच्चों 7 और 3 को गुणा करेंगे 21 आएगा, 7 में 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 7x माइनस 3x, ठीक है बच्चों। माइनस अंदर गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये ठीक है। x उभयनिष्ठ आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 7 बचेगा, 3 उभयनिष्ठ है, 3 बाहर आ गया, x बचा, 3 से 21, ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, यानी आपने सही किया है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसको 0 मानो, यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो जाएगा। यह संभव है, आयु माइनस में नहीं होती। यदि x माइनस 7 बराबर 0, तो माइनस का 7 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के साथ, ये सही है। तो जो रहमान की वर्तमान आयु होगी बच्चों को कितनी होगी 7 वर्ष होगी, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अथवा मैं भी जो दे रखा है वो भी हम करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो पहले प्रश्न में आप पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना, वरना क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है। क्या बोला गया है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, ये एक 8 मीटर ऊंचा भवन है और एक बहुमंजिल भवन है। दोनों भवन हवा में लटके नहीं है, ज़मीन पे खड़े हैं, ये ज़मीन है।
ठीक है। कह रहे बहुमंजिल के भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, पहले शिखर और फिर क्या बोला गया है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, तल के जो अवनमन कोण है, ठीक है ना, वो 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखे हैं। तो अवनमन बनाने के लिए इसके समांतर रेखा लेनी पड़ेगी। तो ये वाला जो कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है और ये वाला कोण मुझे 45 डिग्री दे रखा है प्रश्न में, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 8 मीटर है, ठीक है। तो हमसे बोला है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई पहले निकालनी है। देखो यहाँ तक की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी, समांतर ले लोगे, और यहाँ तक की ऊंचाई को मैं h बोल दूंगा। तो बहुमंजिल की ऊंचाई क्या होगी, h में 8 जोड़ना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी निकालनी है और ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी निकालनी है। तो h में मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा। नाम दे दो बच्चों, इनका नामांकन हमने अभी तक किया नहीं है। ये A बिंदु है, ये B, C, D, E, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों किस में आ जाते हैं, इधर किसी भी त्रिभुज को ले लो। क्या करते हैं, दो समकोण त्रिभुज जब बनते हैं ना, बस उनको हल कर लो, आंसर मिल जाएगा। एक समकोण त्रिभुज इधर बन रहा है ECB और एक बना है EDA, बस हल करो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हल करते हैं, सो क्या हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज ECB में, ठीक है, ये निकालना है और ये भी आपको निकालना है, इनमें संबंध लगा दो, EC बट्टे BC। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये होगी आधार। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा बच्चों, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी ना, वही यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी। ये मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री है, ठीक है। तो जितनी लंबाई होती है उतनी ही परछाई होती है जब 45 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार है, लंब बट्टे आधार क्या होता है बच्चों, tan थीटा, ठीक है। अच्छा, EC का मान कितना है बच्चों, H, BC का मान कितना है, सॉरी H नहीं, H + 8, और BC का मान हमने क्या माना है, x। अच्छा, ये x है तो ये भी तो x होगा, बिल्कुल, ठीक है। थीटा कितना है हमारे पास, 45 डिग्री रख दिया, H + 8 बट्टे में tan 45 का मान गुणा कर दो, x एक कम x बराबर H + 8। समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाओ, पुनः त्रिभुज EDE में, ठीक है। ये निकालना है और ये भी निकालना है, इनमें संबंध लगा दो। तो ED बट्टे AD, फिर से वही लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा का मान है 30 डिग्री, ED का मान है H, AD का मान है x, tan 30 का मान 1/√3, तिरछे गुणा करोगे x एक कम x √3h, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है x का मान, ठीक है ना, आपको x का मान निकालना है। तो जितना x होगा उतना ही आपका h होगा, ये होगा, ये ध्यान से रखना x। अब और यहाँ से आप h का मान रख सकते हो ना, h के बराबर क्या आ जाएगा, ये गुणे में बट्टे में आ जाएगा, तो h का मान यहाँ रख दो। समीकरण 1 में रखने पर h का मान क्या है, x बट्टे √3 और प्लस में है 8, तो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। x ऊपर से क्या उभयनिष्ठ है, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से ये चीज़, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, रोशपा √3 एक कम √3, 1 एक कम 1, ठीक है। सो ये चीज़ आ गई। अंडरूट देखो ये है, ये बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा और ये गुणे के इधर बट्टे में आ जाएगा। √3 का भी नीचे नहीं छोड़ते, अंडरूट नीचे नहीं छोड़ते ना, अंडरूट का तो परिमेयकरण करेंगे, माइनस है तो प्लस लिख दोगे। तो यहाँ मैंने इसका क्या कर दिया, परिमेयकरण। एक मक्खी घुस गई है सेटअप में, बहुत परेशान कर रही है। अब ऊपर जो है फिलहाल उसको वैसे का वैसे रखो, उसको छेड़ो मत। √3 गुणे में भी है, देखो a - b a + b,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो देखो √3 का वर्ग 3 होता है एक, तो इसको हल करेंगे 2 आएगा, है ना। तो इससे जब काटोगे 2 चौके तो आ जाएगा 4 √3 गुणे में √3 + 1, √3 गुणा √3 3, 3 चौके 12, ये 4√3 आंसर। ये पहला दो बिंदु, दोनों भवनों के बीच की दूरी, जितनी दूरी होगी उतनी ही ऊंचाई होगी, क्योंकि कोण कितना है अपना 45 कोण है, इसलिए ठीक है। इसलिए EC जो आपको निकालना है H + 8, ठीक है। H का मान कितना है, H का मान कितना है बच्चों, H बराबर है x √3। तुम डायरेक्ट भी मान रख सकते हो, देखो H बराबर है x √3, ये x है, मैं रख के दिखा देता हूँ। x का मान कितना है 12 + 4 √3 बट्टे में √3 + 8, ठीक है ना। तुम इसको हल करने की ज़रूरत नहीं, जो यहाँ पे आया ना बिना सोचे समझे यहाँ लिख दो, 12 + 4 √3, ये आपका आंसर है, यही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, ये वाला कह रहे भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3 का मान इतना लेना है। सो देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अथवा करके है, दूसरा वाला पार्ट है इसका। क्या है हमारे पास, कह रहे हैं बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे, 10 मीटर, ये भवन, ये भूमि पर एक बिंदु मैंने P ले लिया, ये बिंदु है P। 10 मीटर ऊंचे भवन, ये 10 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। इस भवन पर एक शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, यहाँ पर ये ध्वज को लहराया जाता है, ध्वज को लहराया जाता है। सो हमसे क्या बोल रहे हैं, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये भवन है, भवन का शिखर तो ये हुआ, इस बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो कितना बोला गया, 30 डिग्री है। इसी बिंदु से फिर क्या बोला गया है, और P से ध्वज के शिखर का, ये ध्वज का शिखर ये हुआ, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण ये कितना है, 45 डिग्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 45 डिग्री है। तो हमसे क्या बोला है, ध्वज दंड की लंबाई, ये ध्वज दंड की लंबाई मैंने h मान ली, ये जो h है वो हमें निकालना है, ठीक है। और P से भवन के बीच की दूरी ये Q, ये भी आपको निकालना है x। ये दो चीज़ आपको निकालने के लिए बोला है, इसे h बोल दिया, इसे x बोल दिया, दोनों निकालना है। नाम दो PQ, इसे R बोल दो, इसे H बोल दो। त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज छोटे वाले में आए या बड़े वाले में, दोनों को लेना पड़ेगा, PQR में। देखो बच्चों ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो RQ बट्टे में PQ, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब बट्टे आधा tan थीटा, ठीक है। तो ये tan थीटा हो जाएगा, थीटा कितनी है छोटे वाले त्रिभुज में 30 डिग्री, ठीक है। मान रखते हैं, RQ का मान है 10, PQ का मान है x, और tan 30 का मान होता है 1/√3, x एक कम x 10√3, पहला आंसर, ठीक है। दोनों भवनों के बीच की दूरी 10√3 होगी। अच्छा, √3 का मान रखने के लिए बोल रहा है, कितना 1.732, तो दशमलव एक स्थान खिसक जाएगा, 17.32, इतना मीटर दोनों भवनों के बीच की दूरी ये होगी, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज PQH में, ठीक है बच्चों। ये हमें दिया हुआ है SQ बट्टे PQ, लंब बट्टे आधा tan थीटा, थीटा कितना है 45, HQ क्या है H + 10, और PQ क्या है x, tan 45 का मान 1 होता है, गुणा करो x एक कम x, H + 10, इसके बट्टे में कुछ देख ले लेंगे ना, तिरछे गुणा कर दिया। H का मान निकालना है, तो ये प्लस का टन इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। x का मान मुझे ऑलरेडी पता है, कितना पता है x का मान 17.32, तो यहाँ पर मैं मान रख दूंगा 17.32 में से मुझे 10 घटाना है,
तो कितना आ जाएगा 0.732 नहीं 7.32 7.32 इतना मीटर, ये ध्वजदंड की लंबाई आ जाएगी। सिंपल, आराम से हो गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, 5वें में। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है, सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, उल्टे शंकु के आकार का है। ऐसे आकार का एक बर्तन है ना, कीप कहते हैं इस टाइप के बर्तन को। सिरे की जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो 5 सेंटीमीटर है, ऊपर तक पानी से पूरा लबालब भरा है और इसकी जो ऊंचाई है h, कैपिटल H बोल देता हूँ मैं, इसको कैपिटल R बोल रहा है, तो ऊंचाई जो हमें दे रखी है वो प्रश्न में दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ। जब इस बर्तन से शीशे की कुछ गोली डाली जाती है, ठीक है, इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या इतनी है, गोला शीशा है ना, कांच की गोली, तो इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर गिर जाता है। इस पानी से ना, जब इसके अंदर शीशे की गोली डाली जाती है, तो जितने आयतन का हमने शीशे की गोली डाली है ना इसमें, उसी आयतन का बराबर पानी बाहर गिर जाएगा। यानी कि शंकु का 1/4 बोला है, शंकु का 1/4 भाग पानी बाहर गिर रहा है, और उसी के बराबर कितने गोलियां हैं इसमें, उसी के बराबर गोलियां हैं ना इसमें, ये प्रश्न बोला है। तो कितनी गोली डाली जाती है वो आपसे पूछ रहा है, तो हम बोल देंगे कि शंकु में n गोलियां डाली जाती हैं, n कांच की गोली डाली जाती है। जितनी गोली का आयतन होगा उतने के बराबर आपका पानी बाहर गिरेगा। ठीक, क्योंकि अगर आप सपोज करो एक बाल्टी में पानी पूरा फुल भरा है, आप हाथ डुबोते हो तो पानी बाहर गिरता है, तो हाथ का जो आयतन होता है ना, जितना वो जगह गिरती है उसी के बराबर पानी बाहर गिर जाता है। तो जितना आपने 2 गोली डाला है उसी के बराबर पानी बाहर गिरा है। और कितना पानी बाहर गिरा है प्रश्न में बोल रहा है, शंकु का 1/4। और ये गोला पहले ही बोला है, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है स्मॉल r, वो दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि शंकु का आयतन का 1/4 भाग किसके बराबर होगा, n गोले का आयतन होगा। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h बट्टे में 4 है। n गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। पाई से पाई कैंसिल, इसके बट्टे में 3 है, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, हमें n मान निकालना है। देखो फिर यहाँ से ऊपर है r² h बट्टे में 4 है, ये भी 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, और r³ इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, और यहाँ पर क्या बचा n। अब इसकी गणना करनी है हमें, क्या करेंगे, सारे मान रखेंगे हम। यहाँ देखो r का मान क्या दे रखा है 5, 5 × 5, h का मान दे रखा है हमें 8, 4 × 4, और r का मान है 0.5, 0.5, 0.5, ये n। देखो 4 दूनी 8। ठीक है, और अभी हल नहीं करते, दशमलव हटाएंगे, आपके सामने हल करके दिखाता हूँ। दशमलव हटाओगे 1 आएगा 0, दशमलव हटाया 1 लिखा 0, दशमलव हटाया 1 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, सो ऊपर क्या बचा, पापा जी 25, 2 दूनी 4, 25 × 4, यानी कि कितनी गोली डाली जाती हैं, 100 गोलियाँ डाली जाती हैं। ठीक है, कितनी गोली डाली जा रही है बच्चों, 100 गोली डाली जाती है। ये आपको आपका आंसर मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाए, और ये हमारे इस पेपर का आखिरी प्रश्न है, और यूपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर था जो कि खुद यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया है। मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसे क्वेश्चन दिखाए गए हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, या फिर यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास इतना सेंटीमीटर है, जिसमें भरे जा सकने वाले पानी की माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। आयतन वर्ग नहीं होता, आयतन घन होता है। देखो गलत रखा है इसने। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं।
यह मानते हुए कि आंतरिक मापन है, पाई का मान 3.14 लेना है। तो आपको चेक करना है कि आंसर 345 आता है या नहीं आता है। तो चेक करते हैं, हल करेंगे। देखो अथवा वाला प्रश्न है। आपके पास क्या है ना, एक घड़ा है जो कि गोलाकार होता है और ऊपर से क्या होता है, बेलनाकार बोला गया है, मतलब एक सुराही है, घड़ा है ये। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, सबसे पहली चीज़ कह रहे हैं गोलाकार कांच के बर्तन, एक बेलन के आकर के गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये ऊंचाई है। ठीक है, और जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, यानी कि जो इसकी त्रिज्या है वो इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 1 सेंटीमीटर है। और ये जो गोलाकार है इसका जो व्यास हमें दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी 8.5 की आधी हो जाएगी, दशमलव हटाओगे 1 संख्या 1 0 बढ़ जाएगा। 5 से काटो 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो आर का मान आ जाएगा 17/4 सेंटीमीटर। अतः बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई अब वनिश ले लो, अंदर बचा 4/3 आर क्यूब आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14 लेना है, आर का मान क्या 17/4, 17/4 3 बार गुणा करना है। भाई साहब थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा। और आर हमारे पास है 1 और एच हमारे पास है 8। ठीक हो गया, 1 4 से 1 4 कैंसिल। ठीक है, और ऊपर क्या है, यहाँ 3.14 है। यहाँ देखो 17 × 17 क्या होता है 289, और फिर उसको गुणा कर देंगे 17 से। ठीक है, तो ये आपका होता है 4913। 4 चौको 16, 16 16 48, और यहाँ से आ गया 8। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपको इसको हल करना है। आप क्या करिए, इसको पहले इससे ना भाग दीजिए। किससे भाग देना है, 48 से। तो जब आप भाग देंगे 3.14, तो ये 102.35 दशमलव 2 स्थान तक ले लिया, प्लस 8 है, 3.14 है, 8 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 110.35। ठीक है ना, 110.35, इसको गुणा कर देना 3.14 से। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 346.499 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इधर गड़बड़ी हो चलेगा, इधर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपका 46 आ रहा है और इस बच्चे का कितना था 45, तो इस बच्चे का आंसर गलत है, आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करके देख लेना, लिंक्स मैंने डाल दी है प्लेलिस्ट की पूरी। एक बार वीडियो देखिए, मज़ा ही आ जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखे, मॉडल पेपर करा रखे हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। वीडियो को दबा के शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको किस टाइप की वीडियो और चाहिए।